तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं और हम नंबर 3 पर देखते हैं। नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे अर्ध विराम। नंबर 3 पर हम क्या पढ़ेंगे? अर्ध विराम। नंबर 3 पर हम अर्ध विराम पढ़ेंगे। अर्ध विराम का जो आपका चिन्ह होता है वो एक बिंदी ऊपर होती है और एक बिंदी के नीचे जो है यहाँ पर कॉमा लगा होता है। ये हमारा अर्ध विराम का क्या होता है? चिन्ह होता है, मतलब संकेत होता है। ये वाक्यों का सेतु कहा जाता है। वाक्यों का क्या कहा जाता है? सेतु। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए इसका प्रयोग होता है। आपको पहले भी मैंने बताया, अर्ध विराम जो होता है वो अल्प विराम से थोड़ा सा कम समय लेता है और पूर्ण विराम से कम समय अल्प विराम से अधिक समय लेता है और पूर्ण विराम से कम समय लेता है। यदि दो स्वतंत्र किंतु परस्पर संबंधित वाक्यों को क्या करता है? यह जोड़ता है। ये दो स्वतंत्र वाक्य यदि हो और या परस्पर संबंधित हो, किसी न किसी प्रकार से दोनों सेंटेंस आपस में क्या हो? संबंधित हो, तो उनको जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा कि मैं गया पर वह नहीं मिला। मैं गया पर वह नहीं मिला। सूरज निकल आया फिर भी ठंड बनी रही। सूरज निकल आया फिर भी ठंड बनी रही। मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पर अपन को देख रहे हैं कि हम ये दो सेंटेंस हैं और दोनों वाक्यों में कहीं ना कहीं एक दूसरा वाक्य जो है वो किसी न किसी से संबंधित है। और संबंध को बताने के लिए और यहाँ पर उसको हमको थोड़ा सा अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ रहा है, इसलिए हम इसमें अर्ध विराम का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? अर्ध अर्ध विराम का। यहाँ पर आपको बताया कि अल्प विराम में कम रुकना होता है, अर्ध विराम जो होता है, अर्ध विराम जो होता है उसमें इससे थोड़ा अधिक होता है और पूर्ण विराम में हमारा विचार जो है या हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अपन को सबसे ज़्यादा रुकना पड़ता है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा अर्ध विराम है। इसके बाद नंबर 4 पर यदि अपन पढ़े, नंबर 4 पर अपन का आता है प्रश्नवाचक विबिंदु। ये क्या है कि हमारा ये जो अपन का विबिंदु जो आपको दिखा गया है, किसी सूची, स्पष्टीकरण, नियम, उदाहरण या कथन को प्रारंभ करने के लिए होता है। इसमें अपन को बिंदी ही आती है। यहाँ पर क्या आती है? बिंदी। ये आपका नहीं है। एक बिंदी यदि अपन लिख दें, एक ऐसी बिंदी यदि अपन लगा दें, आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उससे पहले एक ऐसी बिंदी लगा देते हैं। कोई भी पॉइंट अपन लिख रहे हैं, किसी नियम, कोई सूची बना रहे हैं, किसी नियम का कोई हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं, कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना, या कोई ऐसा कथन हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो उससे पहले हम यहाँ पर लगा देते हैं एक ये बिंदी टाइप जो है यहाँ पर लगी होती है। कैसी बिंदी होती है? ऐसी। भारत के प्रमुख पर्व दीपावली, होली, दशहरा, उसने कहा ये अपन की जो दो बिंदी अपन की लगी हुई है, ये अपन के क्या कहलाते हैं? ये हमारे विबिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विबिंदु। ये जो आपकी यहाँ पर दो बिंदी लगी गई हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके विबिंदु कहलाएंगे। ठीक है, दो बिंदुओं से अपन इनको क्या करते हैं? दर्शाते हैं। पांचवा जो है हमारा प्रश्नवाचक है, ये अपन का क्या है? बहुत ही फेमस विराम चिन्ह होता है। इसको लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न जिस वाक्य के अंदर पूछा जाएगा उस वाक्य के एंड में इसको लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है? इसको एंड में लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पर ये लगाया जाएगा। कौन आया, ये यहाँ पर अपन को लगाया जाएगा। एग्जाम की ट्रेप, इसमें जो अपन देखें कि विशेष तथ्य, यदि प्रश्न अप्रत्यक्ष हो तो प्रश्नवाचक नहीं लगेगा। यदि प्रश्न कैसे हो? अप्रत्यक्ष हो। यहाँ पर अपन ने एक एग्जाम्पल दे दिया, ये गलत है, ये सही है। उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अब इसमें देखिए, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है ये हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही क्या रहेगा कि हमको यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए?
पूर्ण विराम लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं है, ये अप्रत्यक्ष प्रश्न है। यदि प्रश्न सीधा पूछा गया है, प्रत्यक्ष रूप से पूछा गया है, तो आपको प्रश्नवाचक लगाना है। और यदि प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे इसमें अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष क्या है कि मुझसे किसी ने पूछा, मैं उसको दूसरे को बता रहा हूं, न कि उससे पूछ रहा हूं। अब मैं किसी से पूछ थोड़ी रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि उसने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ जा रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं। मैं किसी से उत्तर की चाह नहीं रखता कि सामने वाला जो मैं इससे कुछ पूछ रहा हूं तो ये मुझे कुछ उत्तर देगा, नहीं, उत्तर यहाँ पर बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष प्रश्न है। अगला हमारा यहाँ पर जो आता है विस्मयादि बोधक, जो आपको पता है एक ऐसे ऊपर डंडा होता है पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। ये क्या होता है? भावनाओं का केंद्र, इसमें भावनाएं आती हैं। कौन कौन सी? जैसे यहाँ पर हर्ष आ गया, शोक आ गया, घृणा आ गई, क्रोध आ गया, प्रशंसा आ गई, और संबोधन के तीव्र भाव, है ना, और आश्चर्य आपका इसके अंदर आता ही है। आश्चर्य तो आता ही है, सब लोग कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह आश्चर्य के लिए होता है, क्योंकि विस्मय बोधक है, विस्मय का बोध कराता है। ऐसा नहीं है, विस्मय के साथ साथ इसमें आपका हर्ष भी है, शोक भी है, घृणा भी है, क्रोध भी है, प्रशंसा भी है। और यदि आप किसी भी प्रकार से कोई तीव्र भाव से संबोधन यदि आप किसी को कर रहे हैं, तो वो भी आपका इसी के अंदर आता है। यहाँ पर अपन को जैसे प्रशंसा कर दी आपने किसी को, शाबाश शाबाश। अब अपन को एक चीज और देखनी है कि ये शब्द के अंत में लगता है। ये कहाँ पर लगता है? शब्द के अंत में। ऐसा नहीं कि सेंटेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद लगेगा, नहीं। जैसे ही आपका शब्द जो आपने लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया अरे, तो अरे के बाद ही ये लग जाएगा, ठीक है ना। वाह हो, तो ये वाह के बाद ही लग जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा शाबाश, शाबाश के बाद ही हमारा ये लग गया। जैसे घृणा, छी, छी के बाद ही ये लग गया, वाक्य का वेट नहीं करेगा ये। अरे, है ना, तो ये आपका लग गया। हर्ष, वाह, ये आपका लग गया। दुख के लिए हाय, ओहो, ठीक है ना। दुख के लिए अरे भी आ जाता है, अरे यह क्या हो गया, अरे यह तो अनर्थ हो गया। तो ये सब आपके क्या है, ये शब्द के बाद में लगता है, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। काफी विराम चिन्ह जो होते हैं वो सेंटेंस के बाद लगते हैं, मतलब वाक्य के अंत में लगते हैं। कुछ है जो शब्दों के बाद लगते हैं, कुछ सेंटेंस के मध्य में लगाए जाते हैं। तो ये जैसा विराम चिन्ह होता है, जैसा उसका स्थान यहाँ पर होता है। तो ये आपका विस्मय बोधक चिन्ह है। इसके बाद हमारे पास में यहाँ पर चिन्ह आ गया उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह आ गया? कौन सा चिन्ह आ गया? ये उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह है ये? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या है आपका? 66-99 जिसको अपन बोलते हैं, ऐसे करके लगाया जाता है। इसके अंदर जो भी सेंटेंस है वो लिखा जाता है। किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, या पुस्तक, लेख, कविता, विशेष शब्दों का को अलग दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यदि अपन किसी के कथन को, जैसे यहाँ पर आपको दिया है एक एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया। ये आपका क्या है? अल्प विराम है। तो जो महात्मा गांधी ने कहा था वो हमने कहा कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये डबल लगेगा तो द्वि उद्धरण चिन्ह कहलाता है, सिंगल लगता है तो ये एकल उद्धरण चिन्ह कहलाता है, ठीक है। और ये पुस्तक, लेख, कविता, विशेष शब्दों को अलग दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन शब्दों को अलग दिखाने के लिए ये सिंगल, एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और वाक्यों को दिखाने के लिए ये द्विउद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आठवां हमारा है कोष्टक। कोष्टक आपने देखा होगा, ऐसे ही हम कोष्टक लगा देते हैं बीच बीच में, कोई भी सेंटेंस के मध्य में लगा देते हैं, लास्ट में लगा देते हैं, या जो भी है।
अतिरिक्त जानकारी देने के लिए लगाया जाता है। जैसे माना कि आप कुछ भी लिख रहे हैं और उसके हमको उस शब्द से संबंधित और कुछ भी लिखना है, मतलब अतिरिक्त जानकारी अपन को देनी है, तो हम क्या करेंगे, उस शब्द के बाद एक कोष्टक लगा देंगे और उस कोष्टक में उस अतिरिक्त जानकारी को लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा एक एग्जाम्पल कि जयपुर, अब यहाँ पर हमने देखिए कोष्टक लगा दिया, राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर कहलाता है, जयपुर गुलाबी नगर कहलाता है, ये सेंटेंस है आपका, जयपुर गुलाबी नगर कहलाता है, ये तो हमारा क्या है, सेंटेंस है। लेकिन हमने इसमें बीच में लिख दिया राजस्थान की राजधानी, तो हमने जयपुर के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी आपको दी है कि जयपुर जो है गुलाबी नगर तो कहलाता है, लेकिन ये राजस्थान की राजधानी भी है। तो हमने इसको राजस्थान की राजधानी को कहाँ पर लिख दिया, कोष्टक में हमने लिख दिया। तो ये कोष्टक का उपयोग हमारा जो है वो अतिरिक्त जानकारी के लिए किया जाता है। आगे हमारे पास में दो विराम चिन्ह और आए हैं। एक होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह एक डैश की तरह लगता है, ठीक है ना, लेकिन ये छोटा होता है। यदि बात करते हैं अपन दीर्घ डैश, जो ये बड़ा होता है, केवल इसमें छोटे और बड़े का फर्क है, जैसे एक इतना है तो एक इतना है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। चलिए, योजक, दो शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह, संयुक्त शब्द, द्वंद्व समास, दिशाएं, अंक, इसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। किसको करता है, ये दो शब्दों को जोड़ने का काम। जैसे कोई संयुक्त शब्द हैं आपके, कोई शब्द कैसे हैं, संयुक्त, मतलब जुड़े हुए शब्द हैं, तो जुड़े हुए शब्दों को अपन बीच में क्या लगा देंगे, हम बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं। एक द्वंद्व समास के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन लिखते हैं दिन रात, है ना, सुख और दुख, तो ये आपके क्या हो गए, द्वंद्व समास के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। दिशाओं के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन लिखते हैं ना पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, तो ये हमने यहाँ पर डैश लगा दिया। तो दिशाओं के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अंकों के लिए भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं कि भाई जैसे कभी कभी हम देते हैं कि इतने से इतने तक, तो हम बीच में क्या करते हैं, योजक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे माना कि मुझे 8 से 10 लिखना है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 8 से 10, ठीक है ना। तो इसमें 8 से 10 के बीच में क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग हमने कर दिया है। डैश जो होता है दीर्घ, जिसको अपन हिंदी के अंदर विवरण चिन्ह के नाम से भी अपन इसको देखते हैं। अचानक रुकने, विचार बदलने या विशेष बल देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अचानक आप रुक गए, जैसे आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं लेकिन अचानक से आपको रुकना पड़ा, या फिर आपके विचार बदल गए, आप आगे जो पहले बोलना निश्चय किया था वो अपन नहीं बोल रहे, अब आपका विचार बदल गया है ना, या फिर आपको किसी बात पर विशेष रूप से बल देना है, तो अपन दीर्घ डैश का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि मैं घर पहुंचा पर वहां कोई नहीं था। मैं घर पहुंचा, आराम से रुकेगा फिर, पर वहां कोई नहीं था। मैं जीत सकता था यदि मेहनत करता, मैं जीत सकता था यदि मेहनत करता। तो ऐसे वाक्यों में दीर्घ डैश का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा यहाँ पर 11वां, ये विबिंदु जो है वो डैश, अधूरी बात जब हमारी रह जाती है तो हम उसको डैट 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 डॉट 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 कर देते हैं, जब हमारी कोई बात अधूरी रह जाती है। जैसे आपने इसका प्रयोग ज्यादातर किसके अंदर किया जाता है, नाटक और एकांकी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर ज्यादातर किसके अंदर प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा नाटक और एकांकी में, जैसे कोई हम बोल रहे थे लेकिन बीच में किसी ने हमारी बात काट दी और हम रुक गए, तो हमारी बात पूरी नहीं हुई। यहाँ पर देखिए, अधूरी बात, मौन, रुकावट, संकोच, भय या आगे जारी रहने वाले कथन का संकेत। आगे ये कथन जारी रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया कि यदि तुम नहीं आए तो यहाँ पर हमने 3 बिंदु लगा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात अधूरी है, आगे भी ये कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन वो बोला नहीं, ठीक है ना, लेकिन वो बोला नहीं।
लाघव चिन्ह जो होता है ये संक्षेप सूचक चिन्ह जो होता है, ये संक्षेप करता है। क्या करता है? संक्षेप। जैसे अपन को डॉक्टर पूरा नहीं लिखना है, डॉक्टर हमको पूरा नहीं लिखना है, तो पूरा नहीं लिखना है तो हम डॉक और बिंदी लगा देंगे। तो ये बिंदी जो है वो आपके इस शब्द को क्या करती है? पूरा करती है। श्रीमती, है ना, संख्या, जैसे आपने देखा होगा कभी हम क्रम संख्या लिखते हैं तो क्रम और संख्या ये लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबको पता है कि ये क्या लिखा गया है, ये क्रम संख्या लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो इस संक्षेप करने के लिए लाघव चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला अपन का आता है ऑब्लिक, जिसको अपन बोलते हैं, जो हमारे एक यदि कोई चीज को हमको या अथवा ऐसे शब्द जैसे विकल्प आपको दिया जाए, दिनांक में, वर्ष में, हाँ या नहीं में दर्शाने के लिए किया जाए, ये आपको डेट, हाँ या नहीं, हाँ नहीं मतलब विकल्प, जैसे आपको या तो हाँ का चुनाव करना है या नहीं का चुनाव करना है, तो यही तो आपका विकल्प हो गया। मतलब दोनों में से एक, दोनों में से एक का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे स्थान पर हम इस ऑब्लिक का प्रयोग करते हैं। आगे हमारा जो अगला है, परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले अंतर, दे फाइन लाइन्स, अल्प विराम बनाम अर्ध विराम। सबसे ज्यादा अपन को जो परीक्षा में पूछे जाते हैं अल्प विराम और अर्ध विराम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्प विराम जो होता है वो कम रुकना होता है, लेकिन जो अर्ध विराम होता है वो थोड़ा सा अधिक रुकना जो है वो कहलाता है। चलिए इसमें अंतर करते हैं। जैसे कार्य सूची बना रहे हैं अपन, समान पदों को अलग करना, कोई सूची बना रहे हैं, कोई समान पद हैं तो उनके बीच में भी हम क्या लगा देते हैं? कॉमा लगा देते हैं। निर्भरता, एक ही वाक्य के भीतर के हिस्सों को जोड़ता है। एक ही वाक्य के अंदर यदि अलग अलग पार्ट हैं तो उन अलग अलग पार्टों को भी ये क्या करता है? कॉमा जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पर अपन ने दे दिया फल, फूल, सब्जियां, तो ये आपके यहाँ पर कॉमा का प्रयोग होगा। अधिक रुकना, यदि अल्प विराम से अधिक रुक रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका अर्ध विराम हो जाएगा। कहां पर इसका यूज होता है? दो स्वतंत्र वाक्यों को ये जोड़ने का काम करता है। यदि दो वाक्य कैसे हैं? स्वतंत्र हैं, तो उनको जोड़ने का काम करेगा। निर्भरता, दोनों वाक्य अपना अलग अर्थ रखते हैं लेकिन परस्पर संबंधित होते हैं। दोनों वाक्य क्या करते हैं? अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। दोनों वाक्यों के बीच में जहां पर अर्धविराम लगा है तो दोनों वाक्य अपना अलग अर्थ रखते हैं, लेकिन आपस में किसी न किसी प्रकार से वो परस्पर क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा कि मेहनत करो सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत करो वाक्य अलग है, सफलता अवश्य मिलेगी ये वाक्य अलग है। लेकिन सफलता यदि आपको लेनी है तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपस में एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। वाक्य एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिलेशन में है, संबंध है इन दोनों में। अगला हमारे पास में आया कि परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाने वाले जो अंतर हैं, रेखाओं का भेद। जैसे एक योजक होता है, एक दीर्घ डैश होता है। एक योजक होता है, एक दीर्घ डैश होता है। देखिए यहाँ पर अपन ने एक चुंबक के सहारे पर आपको दिखाया गया कि ये योजक है। योजक मतलब मुख्य कार्य शब्दों को जोड़ने का होता है, और प्रवाह, वाक्य का प्रवाह सामान्य रहता है। वाक्य का जो प्रवाह होता है वो सामान्य होता है, लेकिन दो शब्द यदि उसमें कोई ऐसे आए हैं मिलते जुलते तो उनको जोड़ने का काम करेगा। जैसे राम श्याम, तो यहाँ पर हमने राम और श्याम के बीच में क्या लगा दिया? डैश लगा, वो योजक चिन्ह लगा दिया। यदि अपन दीर्घ डैश की बात करें, इसका कार्य होता है जैसे यदि कोई अचानक से विचार बदल लेता है या अचानक से रुक जाता है वाक्य के बीच में, तो उसको यहाँ पर दीर्घ डैश को लगाया जाता है। प्रवाह में एक अप्रत्याशित मोड़ आ जाता है। वाक्य का जो प्रवाह है, जैसे राम आया, इसमें लिखा राम आया लेकिन देर से, तो यहाँ पर जो राम आया, यहाँ पर हमारा जो प्रवाह है जो अप्रत्याशित मोड़ पर आ जाता है। मतलब जो प्रवाह से हमने पहला सेंटेंस बोला है उस प्रवाह से हम दूसरे सेंटेंस को नहीं बोलते। तो इसके स्थान पर यहाँ पर हमारा जो है ये दीर्घ डैश का प्रयोग किया जाता है। आगे यदि बात करते हैं पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम
और प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम जो होता है वो साधारण कथन या अप्रत्यक्ष प्रश्न कथन के रूप में जहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। परीक्षा का जाल, जहां वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ क्या हो लेकिन वाक्य में किसी को बताया जा रहा हो, पूछा नहीं जा रहा हो। यदि आप किसी को बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे, एक तो मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देना है, तो ये प्रत्यक्ष क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर इस स्थिति में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? प्रश्नवाचक। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा कि उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने किसी थर्ड पर्सन से कहा कि यार वो मुझसे ये पूछ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने मुझसे पूछा था, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो हो गया ये अप्रत्यक्ष हो गया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर अपन को यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना पड़ता है, प्रश्नवाचक नहीं लगाना होता है। तो ये अंतर इन दोनों में यहाँ पर दिखाया गया है। ये अंतर इन दोनों में है। ये सीधा और प्रत्यक्ष प्रश्न जो होता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां वक्ता सीधे श्रोता से जवाब की अपेक्षा कर रहा है। यदि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं किसी से और सामने वाले से मैं जवाब चाहता हूं कि तुमको इसका जवाब देना है, तो प्रश्नवाचक लगेगा। और यदि जवाब नहीं देना है, बता रहा है, तो प्रश्नवाचक नहीं लगेगा, वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर तुम कहाँ रहते हो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तुम कहाँ रहते हो, तो मैं आपसे इसका उत्तर चाह रहा हूं, मुझे इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है। अगला यहां पर यदि विराम चिन्ह न हो तो क्या होगा? यदि विराम चिन्ह ही नहीं हो तो क्या होगा? देखिए वाक्य का अर्थ बदल जाएगा, लेखक का उद्देश्य समझ नहीं आता। लेखक किस उद्देश्य से उस सेंटेंस को लिख रहा है ये आपको समझ में नहीं आएगा यदि विराम चिन्ह नहीं हुए तो। और पढ़ने में कठिनाई होती है, भाव स्पष्ट नहीं होते। आपको पढ़ने में भी कठिनाई होगी और आपके भाव भी स्पष्ट नहीं होंगे कि आप क्या बोलना चाहते। और परीक्षा में व्याकरण संबंधी त्रुटियां हो जाती हैं। परीक्षा में आपको व्याकरण संबंधी अशुद्धि रहने का पूरा चांस यहाँ पर रहेगा यदि आप विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो। ठीक है। यहाँ पर अपन को परीक्षा की विजय की रणनीति, जैसे आपकी रीट है, आरपीएससी, सीईटी, एलडीसी, यूपीएससी, नेट जैसी परीक्षाओं में केवल परिभाषा नहीं बल्कि विराम चिन्हों के सही प्रयोग, उनके बीच का अंतर, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप, अर्थ परिवर्तन वाले उदाहरण पूछे जाते हैं। रटे नहीं इनको, प्रत्येक विराम चिन्ह के कम से कम 5 से 10 अर्थ परिवर्तन वाले उदाहरणों का संदर्भ सहित अभ्यास अवश्य करें। यदि आपको इस क्वेश्चन को सही प्रकार से हल करना है तो आपको कम से कम 5 से 10 एग्जाम्पल लेने हैं, उनको आपको विराम चिन्ह हटा करके और लगा करके उनका अर्थ परिवर्तन करके देखना है। और यदि आप ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको विराम चिन्ह आराम से कन्फर्म आपके हो जाएंगे, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ नहीं है, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। इनको तो समझना है कि भाई आपको कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करना है। ठीक है। तो ये हमारे जो हैं मुख्य रूप से विराम चिन्ह है। इसके अलावा भी हमारे कुछ विराम चिन्ह, जैसे एक इसके अंदर नहीं है, जिसको अपन विस्मरण चिन्ह के नाम से बोलते हैं। एक आपका विस्मरण होता है, विस्मरण चिन्ह, ठीक है ना, ये आपका ऐसे होता है। ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जैसे यदि आप किसी वाक्य में किसी एक सेंटेंस को आप भूल जाते हैं, एक सेंटेंस को आप क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। वो एक शब्द को क्या कर जाते हैं? आप भूल जाते हैं। तो आपको इसका प्रयोग जो है वो कैसे करना चाहिए? जैसे माना कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है। लेकिन इसमें अपन को क्या है, आप कुछ शब्द भूल गए। मुझे तो यहाँ पर गुलाबी नगरी और लिखना था कि राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर है। तो मुझे क्या करना है? गुलाबी नगरी यहाँ पर लिखना था, तो मैं यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? गुलाबी नगरी लिख दूंगा। तो जब भी कोई इसको पढ़ेगा तो उसको ऐसे पढ़ेगा कि राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर
नगरी जयपुर है। ठीक है ना। तो जहां पर आप किसी शब्द को भूल जाते हैं तो वहां पर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक आपका जो होता है पुनरुक्ति चिन्ह भी होता है, पुनरुक्ति चिन्ह भी होता है। पुनरुक्ति चिन्ह जो होता है ऐसे लगाया जाता है, जैसे आपको कोई चीज रिपीट करनी है, ऊपर जो लिखा है वो नीचे लिखना है। जैसे राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर है, अब माना कि आपको राजस्थान दोबारा से लिखना है, तो अपन राजस्थान की जगह पर क्या लगा देंगे, ऐसी कॉमा लगा देंगे। दोबारा अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यदि आपको कोई भी शब्द ऊपर से नीचे ऐसे के ऐसे ही लिखना है नेक्स्ट लाइन में, तो अपन को पुनरुक्ति चिन्ह का आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको इससे आसानी रहेगी और आप इसको जो दोबारा एक शब्द जो रिपीट हो रहा है उस शब्द को आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ये भी आपके जो विराम चिन्ह है ये परीक्षा की दृष्टि से ये भी क्या है आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये विराम चिन्ह यदि आपने इतने भी पढ़ लिए, हालांकि काफी सारे विराम चिन्ह हिंदी के अंदर आपको पता है, लेकिन यदि आपने इतने भी पढ़ लिए तो भी आपके लिए हिंदी के विराम चिन्ह से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो और इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट बनाकर रखिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।